जैसे पेपर में आता है कि बताओ गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, राम गंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और ये सब नदियां बाईं ओर से मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं आता है, बाईं ओर से कौन सी मिलती है और दाईं ओर से कौन सी मिलती है। प्रतिवर्ष जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, नवीन लेकर आती है, उससे हम क्या बोलते हैं, खादर। पुराने को क्या बोलेंगे, बांग। ये खादर ही बड़ी बड़ी पुरानी हो जाती है कब, जब नदी में बाढ़ नहीं आती है, नदी में पानी कम आ जाता है, तब ये क्या हो जाती है, बांगर हो जाती है। ये आप ध्यान रख लेना, खादर क्या हो जाती है, बांगर हो जाती है। बड़ा झरना क्या होता है, जलप्रपात। ये भी आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़गढ़ से लेकर के बूंदी तक, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ से लेकर बूंदी तक कौन कौन से जलप्रपात है, 4 जलप्रपात के नाम लिखो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था चूलिया जलप्रपात, एक मैंने आपको पढ़ाया था मेनाल जलप्रपात, एक पढ़ाया था भीमलत जलप्रपात। कहां पर है भीमलत, बूंदी में है। तो ये नाम लिखने थे, ये आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था। ये शिवालिक हिमालय है। इसके बाद में नदी आती है, तो यहां पर क्या होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। यहां पर क्या कंकड़ पत्थर है, और इसमें छोटी नदियां होती है ना, वो तो आपको पता है विलुप्त हो जाती है। आप थोड़ा है ना ऐसा सोचो, जैसे वो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं ना पत्थर, जो घर पे रखते हैं सजावट के लिए, ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे। अब ऐसे बहुत सारे हजारों क्या हो पत्थर हो, और वो ऐसे रखे हुए हो, आप पानी डाल के देख लो, पानी कहां जाएगा, नीचे जाएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये क्षेत्र से बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं इसको, भाबर। क्या बोलेंगे, भाबर। मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, जब गिरिपथ का मतलब होता है पहाड़ का नीचे वाला पार्ट, जब पहाड़ी से निकलती है ना, तो उस क्षेत्र में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और उन कंकड़ पत्थर में छोटी नदियां है ना, वो विलुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है, उससे हम क्या बोलते हैं, भाबर। भारत नदियों का देश है, हम जानते हैं। यहाँ 4000 से भी अधिक नदियां, छोटी मोटी नदियां मिलती है। इनके अफवाह को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा जा सकता है, वो मैंने आपको समझाया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो कहां से निकलती है, हिमालय से, और दूसरी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक का नाम है भारत की नदियां। तो नदियों के बारे में आपने सुना है, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ऐसे भारत में बहुत सारी नदियां हैं। तो भारत में जो नदियां हैं, नदियों को क्रम से पढ़ना पड़ता है। कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाती है, कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, और कौन सी ऐसी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा नदियों के बारे में। तो अपना जो भारत है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत में लगभग 4000 नदियां हैं। हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में क्या कि अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली से नदियां निकलती है। अरावली के पश्चिम में नदियां बहुत कम है, और पूर्व में यहाँ पे नदियां हैं। तो नदियों के बारे में आपने सुना है, कहीं देखा भी होगा। अजमेर में वैसे कोई मुख्य नदी तो है नहीं, लूनी निकलती है, वो कभी बारिश आती तब आती है। वैसे अगर कहूँ ना वर्ष वाहिनी, पूरे साल भर बहने वाले तो यहाँ कोई है नहीं। लेकिन गंगा है, यमुना है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदियां हिमालय से निकलती है, और ये पूरे साल भर चलती रहती है, ठीक है। चलिए अब मैं एक मैप समझाता हूं आपको। ये भारत का मैप है। अब भारत में नदियां पढ़ रहे हैं हम, जब राजस्थान में पढ़ते हैं तो वहां पर यह आता है कि राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, दूसरी अरब सागर में जाने वाली, और तीसरी आंतरिक प्रवाह की नदियां, जो अपना जल राजस्थान में ही रखती है, वो होती है आंतरिक प्रवाह की। अब आपको देखना है भारत की नदियां। देखो मैं बताऊं आपको, हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में विश्व की नदियां पढ़ते हैं, वो महाद्वीप के हिसाब से पढ़ते हैं, और वो मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में।
एशिया की एशिया में, अफ्रीका की अफ्रीका में, ऐसे कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, तो केवल बात करेंगे भारत की नदियां। भारत में कौन कौन सी नदियां हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, तो वहां पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां। तो नदियों के 3 पार्ट है। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियां। भारत में कौन कौन सी नदियां हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि भारत की नदियों को किस तरह से पढ़ा जाए कि कंप्लीट आपको याद रहे, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। सबको बोर्ड पे देखना है और याद करना है। भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। कुछ नदियां ऐसी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है और कुछ ऐसी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। अब देखना पड़ेगा कि भारत में हिमालय का है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का है, तब समझ में आएगा अच्छा ये हिमालय से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है, वो आपको देखना है। देखो, ये हमारा भारत है, और भारत में देखो आप, ये हमेशा क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है। ये नॉर्थ है, उत्तर है, और ये क्या है, ये पूर्व है, ठीक है, और ये क्या है, पश्चिम, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। ये दक्षिण है, ठीक है। अब इस मैप में आपको देखना है कि हिमालय कहां है। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, मैंने आपको ये हिमालय पर्वत के बारे में सारी बातें समझाई थी। अरे भाई हिमालय यहां पर है, देखो आप, ये शिवालिक हिमालय, ये लघु हिमालय, ये वृहत हिमालय सबसे ऊंचा है, ये वृहत हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने 4 भागों में फैला हुआ ऐसे क्या है, यहां हिमालय फैला हुआ है। ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के बारे में तो आपने सुना है, वहां बर्फ है, पूरा का पूरा बर्फ से ढकी हुई, ठीक है ना, पहाड़ियां हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी में, K2 भी इसी में आता है, कंचनजंगा चोटी वो भी इसी में आती है। आपने सुना है लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, नेपाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये सारे क्षेत्र यहां पड़ते हैं, और ये हमारा हिमालय है। अब हिमालय पे क्या है, हिमालय पे बर्फ है। तो बर्फ आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में पिघलता है, और पिघलने से आपको पता है वो नीचे आता है, और नदियों के रूप में वो आगे भारत में आ जाता है, पाकिस्तान में भी जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश होती है, पानी वैसे ही भी आपको पता है पहाड़ियों से टकराएगा, वहां बारिश होगी, और बारिश होने के बाद भी नदी में क्या आएगा, पानी आएगा। हम ये कह सकते हैं कि हिमालय की जो नदी है ना, वो पूरे साल भर चलती रहती है। जैसे यमुना पूरे साल चलती है, गंगा पूरे साल चलती है, ब्रह्मपुत्र पूरे साल चलती है, सिंधु पूरे साल। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, ये पूरे साल भर चलती रहती है, हमेशा उसमें पानी आता रहता है। क्यों? कारण क्या है कि ये हिमालय से निकलती है, और हिमालय पे क्या है, बर्फ है। गर्मियों में पानी बर्फ से आ जाएगा, और जब बारिश हो रही है तब तो आपको पता है कि वहां पर क्या होगी, बारिश होगी और पानी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, अब यहां से निकलने वाली नदियां बहुत सारी है, थोड़े उदाहरण के रूप में बताता हूं मैं आपको, ये पूरा पढ़ाना है मुझे। देखो यहां से एक नदी निकलती है, यहां पे कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील के पास से, इसका नाम है सिंधु नदी। ये हिमालय को काटते हुए आती है, और यहां के ये अरब सागर में गिर जाती है। अच्छा ये तो आप जानते होंगे, अगर आपको बता नहीं बता दूं मैं आपको। ये देखो आप, ये यहां पर अरब सागर है, हिंद महासागर का भाग है ना अरब सागर, ये अरब सागर है, ये अरब सागर, ठीक है। और ये देखो आप, ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। भाई बंगाल की खाड़ी हो चाहे अरब सागर हो, है तो यहां पर एक महासागर, और इस महासागर का नाम क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में आपको ध्यान रखने नदियां जल डाल देती है, हिंद महासागर से पानी आता है। जब मानसून आता है ना, तो पानी कहां से आता है, हिंद महासागर से, नदियों के रूप में आपको पता है वापस कहां जाता है, हिंद महासागर में। यहीं से पानी आया और एक पर वापस आ जाता है, चलता रहता है ऐसा, ठीक है। अब देखो आप, ये सिंधु नदी है, आपने सुना होगा हिंदू, हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। अरे भाई हिंदू, हिंदू का मतलब क्या है, सिंधु नदी के जो पूर्व में जो निवासी रहते थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे जैन सिख कुछ भी हो, वो सब क्या है, हिंदू है।
धर्म तो सनातन धर्म है, ये हम बोल देते हैं हिंदू। सिंधु से बना है हिंदू। तो ये सिंधु नदी, यहां देखो आप, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती है। देखो सिंधु नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। अब इसकी सहायक नदी भी बहुत सारी है। देखो इधर अगर हम बात करते हैं, यहां से एक नदी आती है, इसका नाम तो क्या है? झेलम है। इसका नाम है चिनाब, चिनाब आ गई। ये रावी आ गई, ये रावी आ गई। ये व्यास और ये सतलज, सतलज। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये सब मिलकर के पंचनद के रूप में आके इसमें मिल जाती है। इधर कुर्रोम आती है, काबुल आती है, इधर सोहन आती है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे जास्कर आती है, इधर गिलकित आती है। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो इसमें अपना जल डाल देती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है जो हिमालय से निकलता है। फर्स्ट आपको समझ में आए थोड़ी सी। नेक्स्ट देखो आप, अगर हम बात करते हैं यहां पे और नदियों की, तो उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है, यहां से एक नदी निकलेगी, इसका नाम है गंगा। ये गंगा आ रही है और ये बांग्लादेश और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। साथ में इसमें आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और भी मिलती है। मैं तो मोटे तौर पे समझा रहा हूं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है। अब देखो आप, ये तिब्बत है और यहां पर आपको ध्यान रखना है एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। आपने सुना होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, और फिर ये गंगा में आके मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। सिंधु अपना जल कहां डालती है? अरब सागर में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत से भी आपको ध्यान रखने नदियां निकलती है। इससे हम क्या बोलेंगे? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो ये अपना हिमालय हो गया, और दूसरा आपको ध्यान रखना है यहां पर ये प्रायद्वीपीय पठार है। यहां पे प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार में क्या आता है? देखो यहां तो आती है पश्चिमी घाट, एक पहाड़ी है, इसका नाम है पश्चिमी घाट। इधर आती है पूर्वी घाट, इधर क्या आती है? पूर्वी घाट। ये भी क्या, एक पहाड़ी है। या महाराष्ट्र का पठार है, या कर्नाटक का पठार है, ठीक है, या तेलंगाना का पठार है, या आंध्र प्रदेश का पठार है, या अपनी अरावली पर्वतमाला है, या विंध्याचल पर्वतमाला है, या सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो ऐसे ये पूरा का पूरा पार्ट होता है ना, इससे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। और यहां से भी नदियां निकलती है, यहां से भी नदियां निकलती है। उदाहरण के लिए देखो आप, पहले यहां से एक नदी निकल रही है महाराष्ट्र से, और इस नदी का नाम क्या है? नहीं, कृष्णा नहीं है, इसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। ये है गोदावरी। अब देखो आप, महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। फिर कर्नाटक से निकलती है, इसका नाम है कावेरी। इसका नाम क्या है? कावेरी। अब देखो आप, जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और अपना जल डालती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ डालती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो आप, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और यहां से आपको ध्यान रखना है एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। और ये आकर के अरब सागर में अपना जल डालती है। यहां से एक नदी निकलती है बैतूल के पठार से, इसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। और ये अपना जल कहां डालती है? अरब सागर में। तो ये सारी नदियां है ना, बहुत सारी नदियां आएगी, ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो एक बात आपको समझ में आई कि भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, ठीक है, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसमें आप ये भी डिवाइडेशन कर सकते हो कि कुछ नदियां होती है जो बंगाल की खाड़ी में जल डालती है, और कुछ नदियां होती है वो अरब सागर में अपना जल डालती है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको कंप्लीट याद करना है, कोई सी भी नदी हो उसका उद्गम कहां से होता है, उसका संगम कहां होता है, बांध कौन कौन से बने हुए हैं, कौन कौन से राज्य वहां से गुजरती है, मैदान का नाम क्या है, ठीक है ना, परियोजना कौन कौन सी बनी हुई है, ये हम नदियों में पढ़ेंगे। नदियों से कम आपके एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8-10 नंबर का ये पार्ट है, और मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा, बोर्ड पे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। और यही आपको बताया आरएस मेंस में इस बार पूछा गया था कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर क्या है। तो ये यहां पर ये प्रायद्वीपीय पठार वाली और ये हिमालय वाली, लेकिन ऐसे होगा नहीं,
पहले पूरा पढ़ेंगे हम, हिमालय की कौन कौन सी है, बाद में पढ़ेंगे प्रायद्वीप की कौन कौन सी है। फिर मैंने जोड़ रखा है अपने नोट्स में, बिल्कुल देखना 2 पेज लिखे हुए हैं, और वो 2 पेज ही आपको आरएस मेंस में लिखने थे। पेज नंबर आपको 3-4 पे मिल जाएगा। और मेन कुछ नहीं था आरएस प्री में, आरएस मेंस में आया था, प्री में क्या मेंस में बड़ा वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, नोट्स है आपके पास? ठीक है, नोट्स में निकालो आप। पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो, 1-1 पे। हाँ, ये पेज जोड़ा गया है, ये पहले पेज था नहीं, इससे पहले जोड़ा, ऐसा नहीं आरएस मेंस में आने के बाद जोड़ा, आरएस मेंस तब हुआ है, उससे पहले मैंने पिछली साल जोड़ दिया था और इस साल ये पेपर में आ गया, देख लो आप। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आपको? आरएस मेंस में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है सब में आएगा क्वेश्चन। तो अब आपसे बोर्ड पे देख लो, नोट्स को रख दो आप। ये नोट्स तो आपको पता है घर पे पढ़ने के लिए, यहाँ तो केवल बोर्ड पे देखना है, समझना अच्छे से। देखो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं कि ये टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक है, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है। ये साइंस की तरह है, आपको समझना है, इसको समझ के आपको याद करना है। जहां समझ में नहीं आता है हाथ खड़ा करना है। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 1 हाथ खड़ा कर लेना, मैं समझ जाऊंगा। इसको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको वापस बता दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो आप सब। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि नदी क्या होती है, ये तो मैंने बता दिया ऐसे, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत की नदियां पढ़ रहे हैं हम, तो नदी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नदी के बारे में पहले आपको बताऊंगा। चलो, वैसे आपको बताना भी चाहिए, आप कहां से हो? राजस्थान में अजमेर से हो, नागौर से हो, यहां से हो, और यहाँ नदियां है ही नहीं। वैसे देखे तो नदियां हैं, वो तो आपको पता है कि बारिश में आती है, और वो कभी कभी आती है। नदी आपने बड़ी शायद नहीं देखी होगी। किसने बड़ी बड़ी नदी देखी है? हाथ खड़े करो। ठीक है, कौन सी? बस वही है, मुझे पता है। गए होंगे, दादाजी गुजर गए होंगे, दादी गुजर गई होगी, हरिद्वार गए होंगे। ठीक है, तो फिर वहां देखिए। हाँ, मैंने भी आपको बताया कि नदी देखी है, यमुना देखी है, गंगा देखी है, चंबल देखी है, ब्रह्मपुत्र तो नहीं देखी, लेकिन जो देखी है ना उसके हिसाब से आपको बताऊं। देखो भाई, नदियां होती है ना, नदियां बहुत चौड़ी होती है। पहली चीज तो बहुत चौड़ी होती है, और भारत तो आपको पता है नदियों का देश है। तो यहां से आपको पता है कि 12 मासी नदियां भी है और कुछ मौसमी नदियां भी है। मौसमी का मतलब जब मानसून आता है, बारिश होती है तभी आती है। जैसे लूनी है, ये लूनी कब आती है? जब बारिश होती है तभी आती है। और ये भी कभी कभी आती है जब अजमेर में, अपने नागौर में यहाँ भारी बारिश होती है ना, तब ये निकलती है, अधिकतर ऐसा होता है। चलो अब नदी के बारे में पूरा बताऊंगा, आप सबको बोर्ड पे देखना है, समझना है, केवल समझने का है। एक पेज इस पे समझा रहा हूं। अधिकतर क्या होता है कि पहाड़ियां होती है। क्या होती है? पहाड़ियां। और पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। होता क्या है कि नदी नाला आते हैं बहुत सारे छोटे मोटे आकर के एक जगह मिल जाते हैं, ठीक है ना, और फिर एक बड़ी नदी बन जाती है। अब देखो आप सब, तो पहाड़ियों से आपको ध्यान रखना है, मानो कि यहां से एक नदी निकली, ये एक बड़ी नदी है और ये आगे बढ़ रही है। और नदी आपको पता है हमेशा चलती है ऐसे सर्पिलाकार, अधिकतर ऐसा होता है, सीधी बहुत कम आती है। ऐसे नदी चलती है और लास्ट में चलते चलते फिर ये आगे जाती है। अब लास्ट में क्या होता है कि इसकी स्पीड है ना वो धीमी हो जाती है, इसकी स्पीड है ना वो धीमी हो जाती है, पानी भी कम हो जाता है, कहीं बांध बन गए हैं, कहीं झीलों में पानी डाल दिया है, लास्ट में जाके पानी तो कम ही होगा भाई, सीधी सी बात है। आगे देखो, फिर ये लास्ट में जाके ना ऐसे छोटी छोटी वितरिकाओं में बढ़ जाती है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये है डेल्टा, ये आप ध्यान रखना। और ये इसका क्या है? उद्गम है, यहां से ये निकलती है, इसे हम उद्गम कहते हैं। सारी बातें समझाऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। देखो, जहां से नदी निकलती है उसे हम बोलते हैं उद्गम। क्या बोलते हैं इसको? उद्गम। यहां से नदी निकली है और लास्ट में आपको ध्यान रखना है या तो समुद्र में जाके गिरेगी। जैसे बंगाल की खाड़ी क्या है? समुद्र का भाग है। अरब सागर क्या है? समुद्र का भाग है। ठीक है, तो बड़ी नदियों की बात कर रहा हूं मैं, वो समुद्र में जाके गिर जाती है। तो भाई मान लो कि ये समुद्र है यहाँ पे, और समुद्र कौन सा है? हिंद महासागर का एक भाग है। मान लो क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी समुद्र है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल गई, इसे हम बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? संगम। मैं बता रहा हूं एक बड़ी नदी के बारे में, तो कहीं से निकलती है, अपने साथ में बहुत सारी नदियों को लेकर चलती है, सहायक नदियों को, फिर जाकर के बड़े सागर में गिर जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या इतना समझ में आ गया? जहां लास्ट में जाकर के नदी गिरती है समुद्र में उसे हम संगम कहते हैं, जहां से निकलती है उसे हम उद्गम कहते हैं। ठीक है, और जहां संगम होता है या तो नदी डेल्टा बनाएगी,
यह नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, डायरेक्ट जाके समुद्र में गिर जाएगी, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं नदमुख। और जहां डेल्टा बनाती है उसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो आप ध्यान रखना, ये पक्षी के पंजे की तरह नदी लास्ट में जाकर के अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। वो डेल्टा नहीं है अल्फा डेल्टा, वो नहीं है, ध्यान रखना। ये डेल्टा क्या है? नदी का भाग होता है, उसे हम बोलते हैं आगे जाकर के छोटी वितरिकाओं में बढ़ जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे। डेल्टा हो गया, ये संगम हो गया किसी समुद्र में जाके, ये आप ध्यान रख लेना। और ये उद्गम हो गया। अब ये नदी चल रही है ना, इसे बोलते हैं अफवाह। क्या बोलते हैं? अफवाह। नदी चल रही है, अफवाह। क्या बोलते हैं इसको? अफवाह है। अरे वो अफवाह नहीं है कि अफवाह फैल गई है, ठीक है ना, कि कोई किसी के साथ भाग गई है, ऐसा बोलते हैं ना, अफवाह फैल गई है, ऐसे अफवाह फैल जाती है। ऐसा नहीं बोलते कि कोई भाग गया है, कोई भाग गई है, लड़कियों का नाम आता है अधिकतर, ठीक है, अपना समाज ही ऐसा है। अब देखो आप, तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि एक जल का भाग जो एक निश्चित दिशा में चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अफवाह। भाई मान लो कहीं जगह नीची है, ठीक है ना, पानी आ रहा है, फिर पानी आगे बढ़ रहा है, कई सालों तक पानी बढ़ता गया, वहां एक खड्डे के रूप में आपको ध्यान रखना है नदी का पाट बन गया। अरे भाई पहले नदियां नहीं थी, नदियां पहले थी क्या? नहीं थी। कोई जमाना तो होगा जहां नदी थी नहीं, फिर धीरे धीरे आपको पता चलता गया। नदी क्या करती है? अपने साथ में मिट्टी को बहा कर लेकर जाती है, मिट्टी का कटाव करती है, उसे हम बोलते हैं मिट्टी का अपर्दन। क्या बोलते हैं? मिट्टी का अपर्दन। भाई मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो कहलाता है मिट्टी का अपर्दन। आपको एक बात समझ में आ गई, जब नदी चलती है अपने पाट पे, अपने क्षेत्र के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? अफवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? अफवाह। अब देखो आप, ये तो बड़ी नदी थी, क्या थी? बड़ी नदी। अब इसमें छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती है। जैसे मान लेते हैं गंगा नदी है, कौन सी है? गंगा। माना कि ये क्या है? गंगा है। अब गंगा में देखो आप, यहां से एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है राम गंगा। क्या नाम है? राम गंगा। यहां के मिलती, इसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। आगे आएगी, इसका नाम है गागरा। क्या नाम है? गागरा। आगे आएगी, इसका नाम है कोसी। क्या नाम है? कोसी। पहले गंडक है, पहले क्या? गंडक, फिर बाद में क्या? कोसी। ये कोसी। और बाद में आती है महानंदा। क्या आती है? महानंदा। तो इसमें कुछ नदियां आके मिली। बताओ मुझे, ये नदी यहां से निकल के ऐसे आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये ऐसे आगे जा रही है, तो ये इसका क्या हो गया? दायां। और ये क्या हो गया? इसका बायां। भाई ये राइट और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये नदियां जो आ रही है ना बाईं ओर से, ये हो गया इसका बायां। क्या हो गया? बायां। तो ये हो जाएगी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। भाई ये मुख्य नदी है। ये कौन सी है? ये मुख्य नदी है। मुख्य नदी मतलब जो नदी बड़ी होती है ना, जिनमें आके कोई नदियां मिलती है, उसे हम बोलते हैं मुख्य नदी। और जो आके मिल रही है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे सहायक नदियां। क्या बोलेंगे? सहायक नदियां। ये सब क्या है? ये सब सहायक नदियां है। क्या है? सहायक नदियां। जैसे पेपर में आता है कि बताओ गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? राम गंगा है, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और ये सब नदियां बाईं ओर से मिलने वाली है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बाईं ओर से कौन सी मिलती है और दाईं ओर से कौन सी मिलती है। अब देखो आप, ये तो बाईं ओर से आ गई। अब देखो यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। ये आके मिल गई। एक यहां आ रही है, इसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। ये आके मिल गई। ये दाईं ओर से मिलने वाली है, मतलब ये दायां पाट नदी का, ये दायां है और वो क्या है? बायां। तो दाईं ओर से मिलने वाली सोन, और ये क्या हो गई? यमुना हो गई। और ये बाईं ओर से मिलने वाली हो गई। अब देखो आप, अब आपको नजर आ रहा है कि एक क्या बन गया? एक जाल बन गया, नदियों का एक जाल बन गया है। इससे हम बोलते हैं नदी का अफवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र। समझ में तो आ रहा है ना आपको? ठीक है। तो भाई अब इस पूरे भाग को बोलेंगे ये गंगा नदी का अफवाह तंत्र है। ऐसा आप ध्यान रखना। इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? ये तो अफवाह था केवल एक नदी का, अब पूरे पार्ट को बोलेंगे अफवाह तंत्र। ये अफवाह तंत्र बन गया। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो भाई,
सीधी सी बात है, जब बारिश होगी ना, जब बारिश होगी तब नदी में क्या आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी, बाढ़ का मतलब क्या कि नदी उफनेगी, नदी में पानी अधिक आएगा तो पानी ऐसे बाहर निकलेगा। और नदियां हमेशा अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आती है और उस मिट्टी को अपने आसपास के मैदानों में जमा करवा देती है, हर साल आती है, तो उससे हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। तो आप ध्यान रखना, अब इस नदी के पास में यहां पर क्या होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है वो आ जाती है, इस मिट्टी को हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। खादर का मतलब क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखो एक बात आप ध्यान रखना, नदी अपने साथ में जो मिट्टी लेके आती है, रेत लेके आती है, उसे हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी है तो नहीं होगी, जो हर साल आएगी वो नहीं होगी, जो हर साल नहीं आती है, कई सालों तक आपको बताया कि ये पड़ी पड़ी नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये पड़ी पड़ी आपको बताया पुरानी हो जाती है। खादर अगर पुरानी होगी इसे बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं इसको, बांगर। बांगर का मतलब क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो आप ध्यान रख लेना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उससे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं, खादर। ये बात आपको समझ में आई। अब देखना बच्चे से, अब आपको ये ध्यान रखना है कि नदी पहाड़ से निकल गई, पहाड़ के बाद में जब आगे आती है ना, ये पूरा क्षेत्र मैं यहां अलग कलर में बताता हूं आपको। देखो आप, ये पूरा क्षेत्र, ये इस नदी का मैदान है। क्या है, मैदान है। ये गंगा का मैदान, गंगा की सहायक नदियों का मैदान, इसे हम बोलते हैं बेसिन, गंगा बेसिन। ऐसा भी कह सकते हैं, गंगा का मैदान भी कह सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, मैदान, गंगा का मैदान। या पेपर में लिखा गया गंगा बेसिन। क्या लिखा गया, गंगा बेसिन। तो कोई अलग चीज नहीं है, वो मैदान की बात कर रहा है। गंगा बेसिन कहो या गंगा का मैदान कहो, बात एक ही है। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। ये नदी का पूरा क्या बन गया, अफवाह तंत्र। क्या बन गया, अफवाह तंत्र, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो एक शब्दावली आती है जल ग्रहण। क्या आता है, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र। तो भाई जो अफवाह तंत्र है ना, वही क्या उसका, जल ग्रहण क्षेत्र। मतलब नदी है ना, कहां कहां से जल ग्रहण करती है। देखो इस रामगंगा का पानी किस में आ रहा है, गंगा में आ रहा है, तो यहां से ये पानी को ग्रहण कर रही है। इस गोमती का नदी का आ रहा है, गंगा में आ रहा है, तो ये भी इसका क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, इसका जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। क्या हो गया है, जल ग्रहण क्षेत्र। ये लो आप, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इतना मैंने जो पढ़ाया है ना, इसे मैं एक बार वापस समझाऊंगा, एक बार वापस समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपसे हाथ खड़ा करवाऊंगा, कहा समझ में नहीं आया आप पूछ लेना, बता दूंगा मैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि एक नदी होती है, वो निकलती है किसी पहाड़ी से, उसे हम बोलते हैं उद्गम। क्या बोलते हैं उसको, उद्गम। उद्गम हो गया। फिर नदी आगे जा रही है, जाने दो इसको आप, ठीक है, आगे जा रही है, जाएगी आगे। ये नदी बड़ी है ना, ठीक है, आगे जाएगी, फिर लास्ट में जाके अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाएगी, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। और लास्ट में जाके किसी सागर में गिर जाती है, इसे हम बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं इसको, संगम। संगम, अच्छा सर ये तो संगम समझ में आ गया। क्या संगम और भी होता है, होता है। जैसे मान लो ये नदी कौन सी है, ये नदी है महानंदा। कौन सी है, महानंदा। और ये गंगा में आके मिलती है, ये इसका संगम हो गया। क्या हो गया, संगम। यमुना आके मिलती है, इसे बोलते हैं प्रयागराज, बोलते हैं ना प्रयागराज, ठीक है, इसका क्या हो गया, संगम हो गया। तो सहायक नदी का मुख्य नदी में आके मिलना संगम कहलाता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रख लेना, इसका भी यहां से उद्गम होता है, इसका भी उद्गम होता है, उद्गम 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 उद्गम, संगम 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 संगम, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हमने ये देखा था कि ये नदी मुख्य है, ये कौन सी है, मुख्य नदी। अब इसमें जो भी नदियां आके मिलेगी वो इसकी सहायक नदियां कहलाएगी, इसकी सहायक नदियां कहलाएगी। अब सहायक नदियां दो प्रकार की होती है, दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाले। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जहां नदी जा रही है उसमें आप नाव लेकर के बैठ जाओ,
कल्पना करो आप कि नदी जा रही है ऐसे, आप बैठ गए। अरे भाई आपका ये हाथ कौन सा है, दायां, राइट, तो दाईं ओर से मिलने वाली और ये बाईं ओर से मिलने वाले, बस कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, हम पूरा देखेंगे, मैं आपको लिख के दूंगा, नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये दाईं ओर वाली है, ये बाईं ओर वाली है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आप, अभी जब प्रतिवर्ष जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, नवीन लेकर आती है, उससे हम क्या बोलते हैं, खादर। पुराने को क्या बोलेंगे, बांग। ये खादर ही पड़ी पड़ी पुरानी हो जाती है। कब, जब नदी में बाढ़ नहीं आती है, नदी में पानी कम आ जाता है, तब ये क्या हो जाती है, बांगर हो जाती है। ये आप ध्यान रख लेना, खादर क्या हो जाती है, बांगर हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। इसका ये अफवाह है, इसका ये अफवाह हो गया। अब इसमें भी छोटी सेकंड जाके मिलेगी, ये इसका अफवाह तंत्र हो जाएगा। कहां कहां से पानी लेकर आ रही है, वो इसका जलग्रहण क्षेत्र है। क्या है, जलग्रहण क्षेत्र है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इस नदी में तो इतना ही पढ़ा पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और समझाता हूं आपको। भाई एक पेज पे तो क्या पूरा समझ में आता नहीं है। मानो ये नदी यहां से आ रही है, अब ये पठारी क्षेत्र आ गया। अब नदी ऊपर से ऐसे गिर रही है और फिर ऐसे आगे जा रही है। मान लो यहां पर क्या आ गया, पठार आ गया, यहां पर क्या आ गया, पठार, पहाड़ी क्षेत्र आ गया। अब नदी आपको ध्यान रखना है, ऊपर से ऐसे गिरती है, इसे हम बोलते हैं जलप्रपात। क्या बोलते हैं इसको, जलप्रपात। यह है जलप्रपात, जलप्रपात। जैसे चंबल नदी आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ में ऊपर से गिरती है, चूलिया जलप्रपात। और अभी बारिश हो गई है, मेनाल जलप्रपात में भी पानी आ रहा है। हाँ, झरना कहे तो बड़ा बड़ा झरना क्या होता है, जलप्रपात। ये भी आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़गढ़ से लेकर के बूंदी तक, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ से लेकर बूंदी तक कौन कौन से जलप्रपात है, 4 जलप्रपात के नाम लिखो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था चूलिया जलप्रपात, एक मैंने आपको पढ़ाया था मेनाल जलप्रपात, एक पढ़ाया था भीमलत जलप्रपात। कहां पर है, भीमलत, बूंदी में है। तो ये नाम लिखने थे, ये आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, जब नदी आती है तो नदी के पास में ऐसा मानो कि कोई क्षेत्र नीचे आ गया और वहां पर क्या पहाड़ी है, पठार है, सीधी सी बात है, नदी ऊपर से गिरेगी, उसे झरना कह दो या बोल दो जलप्रपात। क्या बोलते हैं, जलप्रपात। समझ में आ रहा है ना आपको, जलप्रपात होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। अब देखो आप, अगर हम बात करते हैं जो नदियां हिमालय से निकलती है, देखो प्रायद्वीपीय पठार की बात अलग है, हिमालय की बात अलग है। हिमालय की नदी निकलेगी तो बहुत ऊंचाई से आती है, पहाड़ी क्षेत्र रहता है बड़ा, ठीक है। जब वहां से नदी निकलेगी ना, अपने साथ में पत्थर के टुकड़ों को तोड़ के लेके आएगी। अरे कभी आपने देखे गोल गोल पत्थर होते हैं, घर में रखते हैं सजावट के लिए, हाँ, वो जो गोलास में होते हैं ना पत्थर होते हैं, वो नदियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वो पहले गोल नहीं थे, नदियों ने उसको गोल बना दिया है। देखो पानी को भी आपको बताया साथ में बहा कर लेके जाती है नदियां। तो अब देखो आप समझना अच्छे से। अब ये मानो कि क्या शिवालिक हिमालय है, बीच में किसी को बोलना नहीं है, ये शिवालिक हिमालय है। इसके बाद में नदी आती है तो यहां पर क्या होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। यहां पर क्या कंकड़ पत्थर है। और इसमें छोटी नदियां होती है ना, वो तो आपको पता है विलुप्त हो जाती है। आप थोड़ा है ना ऐसा सोचो, जैसे वो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं ना पत्थर, जो घर पे रखते हैं सजावट के लिए, ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे। अब ऐसे बहुत सारे हजारों क्या हो पत्थर हो और वो ऐसे रखे हुए हो, आप पानी डाल के देख लो, पानी कहां जाएगा, नीचे जाएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये क्षेत्र इसे बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं इसको, भाबर। क्या बोलेंगे, भाबर। मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, जब गिरिपथ का मतलब होता है पहाड़ का नीचे वाला पार्ट, जब पहाड़ी से निकलती है ना, तो उस क्षेत्र में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। और उन कंकड़ पत्थर में छोटी नदियां है ना, वो विलुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है, उससे हम क्या बोलते हैं, भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर। भाबर के बाद में पानी वापस दिखेगा, ये वापस दिखने वाला पानी यहां पे दिखेगा, पानी यहां आपको ध्यान रखना है, पानी पानी मिलेगा आपको। और इसे हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई। और इस क्षेत्र में तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क बने हुए हैं, जैव विविधता अधिक है। यहां तो आपको क्या मिलने वाला है, बाघ, टाइगर, चित्ता, यहां बहुत सारे आपको ध्यान रखना है वन्य जीव पाए जाते हैं,
चावल की खेती होती है। चित्ता तो वैसे आपको होता है भारत में रहे नहीं, ठीक है ना, अफ्रीका से हम लेके आ रहे हैं, कुन्नो नेशनल पार्क है, वहां चित्तों को हमने रखा है, भारत में चित्ता रहा नहीं, ठीक है, लोगों ने मार दिया चित्ते को, ठीक है। आगे देखो आप, 1 नंबर क्या है जी, भाबर, 2 नंबर क्या है, तराई, और 3 नंबर वापस क्या आ गया, ये जलप्रपात नहीं है, वो तो आपको पता है कहीं कहीं बनता है, ठीक है। 3 नंबर क्या है, खादर, क्या है, खादर, खादर मतलब जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। और लास्ट में 4 नंबर क्या आएगा, डेल्टा, 4 नंबर क्या आएगा, डेल्टा। और ये क्वेश्चन, बांगर तो जब ये पुरानी होती तब होता है, वरना क्या होता है, खादर। ये, हाँ, ये खादर है ना। अब सुनो अच्छे से, मैं बता रहा हूं, माना कि यहां पर एक नदी आ रही है, आ रही है, अब इसमें क्या कि हर साल बाढ़ आ रही है, बाढ़ आएगी तो पानी उफान भरेगा, मिट्टी को साथ लेकर आएगा, आसपास में यहाँ पे पानी जाएगा, साथ में मिट्टी जाएगी, और जलोढ़ मिट्टी आके, मतलब मिट्टी आकर के वहां पे इकट्ठी हो जाएगी, उससे हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। माना कि नदी में पानी आना कम हो गया, बांध बना दिया, अब उसमें आपको ध्यान रखने, बाढ़ नहीं आ रही है, तो भाई बाढ़ नहीं आ रही तो जो मिट्टी है वो पुरानी हो जाएगी, ऊपर आएगी नहीं, 10 साल तक 20 साल तक वहां पे नवीन जलोढ़ मिट्टी आई नहीं, वो पड़ी पड़ी बंजर हो गई है, वो क्या बन गई, बांगर। क्या बन गई, बांगर। तो खादर नहीं है तो क्या आ सकता है, बांगर आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, नदी के पास में, हाँ, कभी नहीं आएंगे। रीट मेंस में यही आया था, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा, ये जमाना था आपको। ये रीट मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया था, आपको जमाना था, तो बस बिल्कुल मैं जमा रहा हूं। पहले क्या, भाबर, बाद में तराई, बाद में खादर, और बाद में डेल्टा। उसमें मैं बताऊं, मैंने पेपर देखा, मैं सारे पेपर देखता हूं, उसमें खादर लिखा हुआ था, बांगर लिखा हुआ नहीं था, ठीक है ना। तो भाई बांगर क्या होता है, इसका ये होगी पुरानी, तो वो क्या है, बांगर है। तो मैं नदी पढ़ा रहा हूं आपको, और नदियों में मैंने आपको ये एक मैप बना के समझाया, क्या आपको समझ में आया। ऐसे नदी होती है, ठीक है, आपने कभी देखी नहीं, आप तो अजमेर के लोग हो, मैंने भी ज्यादा देखी नहीं है, ठीक है, कभी गया तो देख ली, वो बात अलग है। तो कभी आप देखना, कभी जाओ तो आपको रुक के देखना है, नदी आती है ना तो बहुत चौड़ी होती है, लंबी तो होती है वैसे, लेकिन वहां तो केवल आप ये देख पाओगे कि आसपास में अच्छे से हरियाली है, ठीक है ना, गेहूं की खेती हो रही है, चावल की खेती हो रही है, वो खादर है। क्या है, वो खादर है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, वो मैदान बने हुए। फिर आपका मौका लगा कहीं पे जाने का, तो फिर आप चले गए कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, जहाज लेकर के, फिर आप वहां उठ के देख रहे हो ऐसे खड़े होकर के, उधर से आपको पता क्या आ रही है, नदी आ रही है, अलग अलग वितरिकाओं में बटी हुई है, वो क्या है, डेल्टा है, वो क्या है, डेल्टा। और आप चले गए कहां पे, नागपाड़ी के ऊपर अजमेर में, जब बारिश हो रही है, फिर आपने देखा वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है लूणी नदी। लूणी का उद्गम कहां से होता है, नागपाड़ी से, यहां से उद्गम होता है, निकलती नदी, ठीक है। अच्छा, आप सब अजमेर के हो, अजमेर के आसपास के हो, आप जानते हो चीज, एक बात मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि लूणी नदी है, वो लूणी नदी नागपाड़ से निकलती है, क्या वो नदी आना सागर झील में जा सकती है? क्यों? हाँ, क्योंकि यहां पर आ गई पहाड़ी, ठीक है। अगर आना सागर में आई तो फिर जाएगी कैसे वो, ये तो पहाड़ी आ गई। अच्छा सर, आगे से तो है ही नहीं, उधर का तो मैं हूं। सभी किताबों में लिखा हुआ है कि लूणी नदी निकलने के बाद में आना सागर झील में जाती है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है, समझ गए ना। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, अपने मन से कुछ बताऊंगा नहीं, किसी किताब में गलत दे रखा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन साथ में बता दूंगा कि उस किताब में ऐसा दे रखा था। तो भाई लूणी नदी है, आना सागर में नहीं जाती है, या जाती है बांडी नदी, कौन सी, बांडी, वो आती है फाय सागर से, फाय सागर से आती हुई मित्तल हॉस्पिटल के पास में देखना, एक नाला बना हुआ है, उससे आती हुई बाद में किस में आती है, आना सागर झील में, कौन सी, बांडी। और पहले यहां पर आती थी चंद्रा नदी, चंद्रा नदी को रोक करके ये बांध बनाया गया, ठीक है, आप सबको पता है, अजमेर के लोग हो आप, ठीक है। चलो भाई, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आता हूं डायरेक्ट नोट्स के ऊपर, ये मेरे नोट्स आने वाले हैं, और नोट्स में आपको मिल जाएगा सारी बातें, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे हम। जितना पढ़ाया है उसे मैं करवाता हूं रीड आउट, सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आपको बोर्ड पे देखना है। जब मैं बताऊं कि ये 2 स्टार का है, मतलब 2 स्टार लगाना है, पेपर में आ सकता है। मैं कहूं करो अंडरलाइन, अंडरलाइन करना है आपको।
उसके अलावा बोर्ड पे देखते हुए रहना है आपको। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। हम पढ़ेंगे भारत। भारत का अफवाह तंत्र, समझ गए ना? अफवाह तंत्र मतलब नदियां, नदियों का तंत्र बनता है अफवाह तंत्र, भारत की नदियां। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अफवाह निश्चित वाहिकाओं, वाहिका का मतलब होता है छोटी छोटी नदियां, ठीक है, वाहिकाओं, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह, जल प्रवाह का मतलब होता है पानी का बहना, जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं, तथा इन वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहा जाता है। यह मैंने पहले आपको समझा दिया। एक जल का भाग चल रहा आगे धीरे 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 धीरे, ठीक है, वो उस नदी का अफवाह है, उसमें उसकी सहायक नदियां आके मिल जाती है, वो उसका अफवाह तंत्र है। ये पेपर में कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये तो आपको पता है, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो आप, फिर लिखा आता है जल ग्रहण क्षेत्र। देखो आप, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, मतलब कहीं से भी आसपास की पहाड़ियों से और नदियां आती है, सहायक नदियां आती है, कहीं से पानी लेके आती है वो, ठीक है। देखो आप, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। समझ गए ना भाई? मानो ये नदी है, मुख्य नदी है, कहीं से तो पानी लेकर आएगी, उसकी सहायक नदियां कहीं से तो पानी लेकर आएगी, और जो लेकर आएगी उस क्षेत्र को बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। उस नदी ने जल कहां से ग्रहण किया, कहां से वो लेकर आई, वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि बारिश हुई, बारिश हुई, बताओ बारिश अपने आप में कितनी होती है? 100%। मैं बात करूंगा भारत के मैप में, ऐसे ही मान लो आप, ये मानो अपना भारत है। अब यहां पर क्या हुई? बारिश हुई, बारिश होने के बाद में जो पानी यहां पर आ गया, अपने आप में कितना है? 100%। भाई मैं तो आपने पढ़ी होगी, अपने आप में हर चीज क्या होती है? 100% होती है। अब 100% का जो पानी है, एक यहां पर तो क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहां पर क्या है? अरब सागर है। तो भाई अरब सागर में कितना प्रतिशत गया और बंगाल की खाड़ी में कितना प्रतिशत गया, ये पेपर में आ सकता है। तो आप ध्यान रखना, 77% पानी का जाता है अपना बंगाल की खाड़ी में, बचा कितना? 23%, और वो कहा जाएगा अरब सागर में। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की अधिकांश नदियों का जल है वो बंगाल की खाड़ी में वापस जाता है। जाता दो जगह है, या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, या कोई छोटी नदी है ना, वो किसी झील में जाके गिर जाएगी, वो आंतरिक प्रवाह की नदी होती है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इतना भी आपको समझ में आ गया है। अब देखो आप, ये लिखा है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में कितना? 77%, ठीक है। अरब सागर में कितना? 23%, 23% जल यहां जाता है, और 77% का जाता है बंगाल की खाड़ी में। अब नेक्स्ट देखो आप, भारत नदियों का देश है, हम जानते हैं, यहां 4000 से भी अधिक नदियां, छोटी मोटी नदियां मिलती है। इनके अफवाह को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है, वो मैंने आपको समझाया है। दो भाग कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो कहां से निकलती है? हिमालय से, और दूसरी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। तो पहले मैंने आपको यही बताया था, ऊपर क्या है? हिमालय है, वहां से निकलने वाली नदियां, और नीचे यहां पर क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार, साउथ इंडिया प्रायद्वीपीय पठार कह दो आप, ठीक है। क्या मैंने भौतिक प्रदेश पढ़ाया आपको? इसीलिए काम में आ रहा है ये। देखो आप, मैंने आपको हिमालय पर्वत पूरा पढ़ा दिया था, और प्रायद्वीपीय पठार आपको पढ़ा दिया था, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले पढ़ना चाहिए भारत का परिचय, और बाद में भारत का भौतिक प्रदेश, और फिर आप नदियां पढ़ो, जलवायु पढ़ो, कोई पढ़ो। क्या मैंने आपको जलवायु पढ़ाई है? जलवायु में मैंने बारिश करवाई है। अब बारिश हुई तो क्या आएगी? नदियां आएगी। तो मैं सोच समझ के पढ़ा रहा हूं, पहले बारिश करवाओ, बारिश से पानी आएगा, और पानी से क्या आएगी? नदियां आएगी। तो आप समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कोई एरा गेरा तो है नहीं, ठीक है। सोच समझ के देखो, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, जब तक आपको संपूर्ण उसका ज्ञान नहीं हो तो आप पढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है। पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या है? वही है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाओ पहले, तभी समझ में आता है। ज्योग्राफी तो बिल्कुल सही है, जब तक आप भारत का परिचय और भारत का भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ोगे, तब तक आगे आपको 50% ही समझ में आएगा।
लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं 100% याद करवाऊंगा आपको। अगर यहां पर कोई मान लो स्टूडेंट आ गया कि उसने ये 2 टॉपिक पढ़े ही नहीं है, इस टॉपिक में आ गया, फिर भी समझ में आएगा, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। क्यों? कि पहले बताओ कि हिमालय कहां पर है, वरना अगर मैं डायरेक्ट बोलता हिमालय तो आप समझ जाते, हिमालय कहां है? ऊपर है। प्रायद्वीप पठार कहां पर है? साउथ इंडिया वाला पार्ट, वो मान लो आप समझे इस बात को आप, ठीक है। अब देखो इससे आगे, तो आप बताओ पहले क्या पढ़े, प्रायद्वीप वाली या हिमालय वाली? पहले पढ़ते हैं हिमालय वाली, तो मैंने भी वो स्टार्ट किया है। पहले क्या है? हिमालय की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। अब हम समझेंगे पहले, और बाद में क्या करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा यहां पे। चलिए भाई, सब बोर्ड पे देखो आप अच्छे से, और आपको ये बात समझ में आ गई कि हिमालय कहां पर है। हिमालय तो नॉर्थ में है, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है पूरा का पूरा। मैंने समझा दिया आपको बोर्ड पे। अब मैं यहां पे डायरेक्ट डायग्राम बना सकता हूं, बना दूं डायग्राम, या मैप में बताऊं पहले वापस हिमालय कहां पर है? वैसे बता दिया मैंने आपको, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक बार वापस बताऊं। देखो ये हिमालय है, नहीं है हिमालय ये वाला, तो इसको मैं आपको समझाने वाला हूं। इस पार्ट को मैं अलग से डायग्राम बना के समझाने वाला हूं। ये हिमालय है, और हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है ये हम पढ़ेंगे अभी।